गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त हम करते हैं दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से यूट्यूब के जी हाँ, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग होते हैं। यहाँ पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, इसका नाम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत, ताराबलम के अनुसार हम केवल आज के बारे में जान सकते हैं, आज नक्षत्र क्या परिणाम देंगे, लेकिन नक्षत्र ग्रहों के मन होते हैं, यह सिद्धांत है जिस पर ताराबलम आधारित है, नव तारा चक्र पर, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए सुखकारी होंगे, कौन से ग्रह सुखकारी, कौन से हमारे लिए चुनौती का सामना लेकर के आएंगे, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और विंशोत्तरी दिशा को जानकर फिर उसका सही शुभ मुहूर्त, शुभ ग्रहों के चाल को समझकर हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों को निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं चुनौती भरे समय के लिए मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यहाँ चंद्र बलम इसका नाम है, इसमें राशि के विभिन्न राशि में जन्मे जातक के लिए आज के दिन क्या, यह चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य से किया गया है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मोर ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करते। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, चौघड़िया एक मार्गदर्शक के रूप में हमें बताते चलता है कौन से शुभ काल, कौन से अशुभ काल। यह काफी उपयोगी है और इसलिए इसके महत्ता को समझते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब में अलग से वीडियो को पोस्ट करके रखा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग अंकों का चमत्कार। हम जब जन्म लेते हैं, सांस की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ होती है, ठीक उसी समय ईश्वर हमें अंकों का उपहार देते हैं और ये अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं। जीवन भर कार्य करते हैं, जिस प्रकार सांस की प्रक्रिया चलती रहती है जीवन भर, ठीक उसी प्रकार ये अंक जीवन भर चलते रहते हैं और ये कुछ अंक सकारात्मक हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ अंक हम सृजित करके भी लाते हैं और ये अंक 1 से 9 तक के होते हैं। इसलिए अंकों के चमत्कार को, अंकों की जो सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए यह विशेष प्रश्न, ताकि हम अपने जीवन में अंकों का सही उपयोग करके जीवन में सुखता ला सके। क्योंकि अंक कार्य करते हैं, जीवन भर कार्य करते रहते हैं, आजीवन कार्य करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अंक बोलते भी हैं किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जाते के लिए आज का अंक क्या संदेश देता है, यह भी इसी प्रश्न। तो चलिए, आपके लिए हम पूरी प्रस्तुति को संजो कर लाए हैं, इसे संकलित करके लाए हैं आपके उपयोग के, यहाँ आपके जीवन में सुख तक, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आज से। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके। और संभव हो तो साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों तथा सदस्यों के संग, ताकि वे भी पंचांग का सही ढंग से उपयोग करके, मुहूर्त का सही ढंग से उपयोग करके, यह कहें पूरी प्रस्तुति का सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुखता सुनिश्चित कर सकते। तो चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं प्रस्तुति के पे आगे, आरंभ करते हैं पंचांग से। पंचांग के 5 पंचांग हमारे लिए विभिन्न रूप से उपयोगी होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
और पंचांग के 5 अंक को ही लीजिए, ये हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। पंचांग विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और कार्यकरण कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन इसका ये शुभता पाने के लिए प्रतिदिन का स्मरण करना चाहिए। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इनका स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने का माध्यम, उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलम। और इसका स्मरण करते हुए जो पुराणों में लिखा है, पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि श्रवण मात्र से गंगा स्नान का पुण्य लाभ होता है। और गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय राशियों से है, जलीय तत्वों से है। यहाँ हमारे शरीर के जलीय तत्व सूक्ष्म रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे जलीय राशियां, जल कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वभाव ये शरीर सूक्ष्म है। पंचांग की उपयोगिता महत्ता यही समाप्त नहीं है। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तथा पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम समाज पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, और जीवन में उस जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता बनाए रखें। अब हम आपको इसके साथ ही प्रस्तुति के पहले भाग में ले चलते हैं, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं, और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 1 जुलाई 2026, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 कार्तिक, और कलयुग का 5127। आज का सूर्योदय 5:02 पर प्रातः, सूर्यास्त संध्या 6:45। सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 PM एवरी। आज का सूर्योदय की स्थिति दक्षिणायन है, और मध्याह्न दिन के 11:53। और चंद्रोदय रात्रि के 7:59 पर, और चंद्रास्त प्रातः 5:05 पर। दिशा, आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सोचता है। वार आज का पंचांग के 5 अंक की तरफ चलते हैं। वार आज का बुधवार, और तिथि प्रातः 7:38 तक प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:51 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ योग। और इसके साथ ही नक्षत्र के पद, आज का दिन शुरुआत होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद से, जो प्रातः 6:51 तक चलता है। उत्तर पश्चात उत्तराषाढ़ नक्षत्र का पहला पद अपराह्न 1:31 पर, दूसरा पद रात्रि के 8:11 तक, तीसरा पद देर रात्रि 2:50 पर तक, और चौथा पद कल प्रातः 9:27 तक। यानी कल का सूर्योदय उत्तराषाढ़ के चौथे पद। योग अपराह्न 4:04 तक इंद्र, उसके बाद वैद्यति, और करण प्रातः 7:38 तक पौलव, तत्पश्चात रात्रि के 8:40 तक तैतिल, और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और सुख तक कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः। जब तक प्रतिपदा तिथि, यहाँ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक प्रतिपदा तिथि है, भोलेनाथ गौ माँ गौरी के सानिध्य है, जो कि सुखप्रद है, शुभ है। और उसके बाद द्वितीय तिथि आने पर भोलेनाथ सभास्थल पर है, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ, ओम नमः। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व
गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां, हम सबका अधिकार, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के हर चरण का, हमारे जीवन के हर चरण का ये बाधा अपरिहार्य, ये बाधाएं हमारे जीवन के हर चरण का वो अपरिहार्य हिस्सा होता है। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। आज के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि 2:30 से 4:08 कल भोर तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक। गोधूली बृहस्पतिया 6:43 से 7:04 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बदलाने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु का दिन के 11:53 से 1:36 तक। गुलिक काल दिन के 10:10 से 11:53 दिन तक। यमगन प्रातः 8:46 से प्रातः 6:45 से 8:28 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:43 से संध्या 5:29। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति होते हैं। स्वागत है आपके ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। अंश के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शुक्रदेव 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। इसके लिए दोनों वृद्धावस्था में है, कमजोर में है। बृहस्पति देव राशि परिवर्तन, बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए ये कमजोर अवस्था। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें। मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शक्तिशाली ग्रह राशि के अनुसार चंद्रमा सबसे शक्तिशाली ग्रह है, क्योंकि इनकी राशि में 3 ग्रह है। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। आज चंद्रमा और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि आज चंद्रमा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, क्योंकि चंद्रमा धनु की राशि में और बृहस्पति देव कर्क राशि। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। इस प्रकार बुध देव और राहुदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, शुक्रदेव का 4 जुलाई को राशि परिवर्तन। और इस प्रकार पूरी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत। हमने आपके समक्ष ग्रहों के वक्रत्व तथा जो उनका नक्षत्र परिवर्तन है उसकी सूची रखी। आपके उपयोग इसी के साथ ही हम दूसरे भंग आपको लेकर आए। ताराबलन इसका नाम है, नक्षत्र इसमें करके काम है। और ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है हॉरिजॉन्टली, यह चंद्रमा के ऊंचे से संबंध रखता है। और ताराबलन के सामने जो नक्षत्रों का वर्टिकली जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। हम चिन्हित करते हैं आज के अपने नक्षत्र के कौन से नक्षत्र हैं और हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं। वर्टिकली लाइनें जहां मिलती, जी हाँ, वही हमारा आज का फल होता है। जहां भी वर्टिकली लाइन मिलती है वो हमारा फल होता है। और वर्टिकली लाइन, एक उदाहरण स्वरूप यदि आप देखें तो वर्टिकली लाइनें मिलती हैं नक्षत्रों के और हमारे हम नक्षत्र जहाँ गोचर कर रहे हैं चंद्रमा इस नक्षत्र में, और हमारा जन्म नक्षत्र क्या है। परिणाम कुल 9 तरह के होते हैं। यदि संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र परिणाम हो तो यह शुभता की तरफ इशारा करते हैं।
यानी शुभ कार्यों का निष्पादन हम आराम से कर सकते हैं, नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं, दैनिक कार्यों में भी हम प्रभावशाली हो सकते हैं, दैनिक कार्यों को खत्म करें। साथ ही साथ यदि इसके विपरीत यदि जन विपत प्रत्यय और न्यायधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत हम सावधान हमें रहना चाहिए, दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाएं। इस प्रकार इसका गुण ताराबलम की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। ताराबलम का आज के बारे में केवल बताता है ताराबलम, किंतु अगर जीवन के बारे में जानना चाहें तो हम ताराबलम जिस सिद्धांत पर आधारित है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। ताराबलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल पाएंगे, किस नक्षत्र के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों का फल देंगे, इसके लिए यह सारणी उपयुक्त। इसे सारणी सबसे पहले सारणी बनाई जाती है और यह सारणी आपके समझ, इसमें हम 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर हम एक जगह एकत्रित किए हैं और ग्रहों को महादशा के अंदर रखें। और इसके बाद जो पहला ग्रह केतुदेव बनते हैं, इन्हें हर पूरी श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला 10वां 19। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें मिलता है दूसरा 12वां 20वां, दूसरा 11वां और 19वां, तीसरे को मिलता है चौथा, तीसरा 12वां और 21वां, चौथा चंद्रमा को मिलता है चौथा 13वां और 22वां। इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में नौवां जो हमारे ग्रह हैं बुध देव, इन्हें मिलता है 9, 18वां 27। और इन सभी में हम कुछ कोई न कोई रिजम्बलेंस पाते हैं और ये हमारी शुभता और अशुभता दोनों। यह सारणी बनती है जब हम नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ लेते हैं। अब इस सारणी में से काफी महत्वपूर्ण है, हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को और जन्म नक्षत्र को, और जो जन्म नक्षत्र होता है उसके बाद स्वामी को शीर्ष पर जाते हैं, स्वामी को चिन्हित करते हैं। ये ग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि पहला ग्रह है और घड़ी की सुई की दिशा में आगे कर बुध तक जाते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो हमारा जन्म ग्रह बनता है ठीक उसके जन्म नक्षत्र के सामने जन्म नक्षत्र तक हम यात्रा करना। यानी यदि कोई व्यक्ति का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है तो बुध तक जाएगा और फिर सूर्य तक केतु से यात्रा आरंभ करके सूर्य तक गणना करेगा। पहला ग्रह काफी महत्वपूर्ण होते हैं और पहला ग्रह हमारे लिए काफी उपयोगी हो करते हैं क्योंकि इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म और जो जिस ग्रह की महादशा में जन्म होता है उस ग्रह की निश्चित दशावधि होती है। लेकिन जब हम अपने जन्म कुंडली को देखें उसमें विंशो त्रिदशा देखें तो रेसिडुअल आता है, उगांश शेषांश आता है, आदि शब्दावली का प्रयोग करके यह लिखा था। एक उदाहरण से समझ और उसके बाद देखते हैं कि इसका संकेत क्या है। जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है, सूर्य का महादशा 6 साल का, लेकिन जातक को सूर्य की महादशा में 1 साल 11 महीना 15 दिन दिया, यानी इसका लाभ भी ले सकते हैं तो 1 साल 11 महीना 15 दिन। और इसलिए अब जो नक्षत्र है सूर्य की महादशा 1 साल 11 महीना 15 दिन, लेकिन इनकी जो दशा होती है वो 6 साल, यानी 4 साल 15 दिन जातक भोग के आए हुए हैं, उसे सामना करके आए हुए हैं। और इसलिए चूंकि इसका जन्म के पहले का ये कारण ये गोचर है, अवधि है 4 साल 15 महीना, यानी जातक पिछले जन्म में 4 साल 15 महीना सूर्य की महादशा में और इसी महादशा में इसकी मृत्यु हुई। और इसलिए पहला ग्रह का संबंध जन्म ग्रह से बनता है, मृत्यु ग्रह से पिछले जन्म के मृत्यु ग्रह से बनता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखते हैं, अशुभता की श्रेणी में।
इस प्रकार दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां फलदायी होते हैं। पहला, ये तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है। शुभता भी और अशुभता भी। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए हम ये जान सकते हैं कौन से ग्रह हमारे शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी, और उसको अलग अलग हम लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर विंशोत्तरी दशा का की अवधि भी लिखते हैं कि कब कौन ग्रह की महादशा चलने वाली है जन्म कुंडली से। और तब फिर शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों की दशांतर दशा में योजनाबद्ध तरीके से करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए अचानक कुछ भी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से कैसे फल देंगे यह भी हमें नवतारा बताता है। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह है संपत का, और संपत का ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस और जो ग्रह है उससे संबंधित कार्य करने से हमें लाभ मिलता है। जी हाँ, संपत का लाभ। उसी तरह से आगे बढ़े, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी अशुभकारी दोनों हो सकते हैं। शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए हमेशा शुभकारी होंगे। अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ा ही लेकर आएंगे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, परिवार का हो, घर परिवार का हो, रिश्तेदार, समाज का हो, जी हाँ, कार्यस्थल का हो, व्यवसाय, ये सभी शुभता और ये सभी शुभता और अशुभता दोनों देते हैं। ये याद रखने योग्य बात है, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की काफी उपयोगिता है हमारे जीवन में। और यही वजह है इस अद्भुत पद्धति का यूट्यूब में हमने कमेंट करके यूट्यूब में अलग से पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षिप्त आप, और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की और आकलन करने का कोशिश किया है आपस में। इसके साथ ही हम नवतारा चक्र पद्धति पे आगे बढ़े, तारा बलम पर जाए। सभी जो शुभ तारे हैं शुभ फलदायक, ये आपके सुझाव के अनुसार हमने एक अलग से सूचीबद्ध किया है। जैसे संपत्ति, धन संपत्ति और आर्थिक लाभ देता है। क्षेम, आरोग्य, कुशलता, मानसिक शांति देता है। तो तारा, साधक तारा रुके हुए कार्य पूरा करता है, लक्ष्य में सफलता देता है। मित्र तारा मित्र से योग से मदद और मधुर संबंध स्थापित करता है। और अति मित्र तारा हर तरह से विशेष लाभ और सौभाग्य का। वही शुभ ग्रहों के अशुभ तारे आपके लिए विपत्ति अचानक आने वाली समस्याएं नुकसान का कारण बनती है। प्रत्यरि शत्रुता, वाद विवाद और विरोधियों से परेशानी देता है। नैधनी तारा मृत्यु, कष्ट, दुर्घटना या गहरे संकट होने का सूचक। तो ये रहे हमारे। अब हम वापस आपको ताराबलम पर आ गए। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहा है 6:51 प्रातः तक, वह पूर्व फाल्गुनी में, और उसके बाद उत्तरा। और इस आज का तारा यदि देखा जाए तो मृगशिरा, चित्रा और प्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और साथ ही साथ आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए परेशानी हो सकती है। जी हाँ, और आप देखें इनके अशुभता। और वहीं यदि रोहिणी, हस्ता, श्रवणा नक्षत्र के जन्मे जातक होंगे तो आज उनके लिए शुभता के। तो ये रहे चंद्रमा के गोचर से। अब हम चंद्रमा के गोचर में, नक्षत्रों के गोचर से राशि के गोचर में आते हैं। और राशि के गोचर के अनुसार आज चंद्रमा का अपराह्न 1:31 तक राशि परिवर्तन है, जब वे धनु से मकर में जाए। तो धनु से में जब तक है तब तक ये फल, चंद्रबलम इसका नाम है। और आज जो इसके फल है वह इस प्रकार है। मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता संकेत नहीं है। वहीं जब चंद्रमा गोचर कर लेते हैं तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के
इसके साथ ही हम आपको चौघड़िया में हम आ गए चौथे भाग। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें बताता है शुभ और अशुभ। जी हाँ, शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। और चाहे वो कार्य पहली बार किए जा रहे हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, सभी में ही इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो, नहीं देख पाया हो, तो कम से कम जीवन में जो भी कार्य करता है उससे शुभता तो चाहता है। इसलिए कम से कम कार्य और शुभता चाहने के लिए इसे अनुपालन करना चाहिए चौघड़िया। इसके साथ ही हम आपको बता दें, चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं। 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से इनका संपर्क करने के लिए कुल 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया, 7 चौघड़िया को नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, जो पहला चौघड़िया होता है प्रतिदिन, वही अंतिम चौघड़िया। जी हाँ। और इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। और साप्ताहिक दिन शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जिन जिन के अलग अलग गुण, तत्व, ऊर्जा है, अलग अलग रूप से अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए ये उपयुक्त होता है। इस प्रकार हम कहें कि चौघड़िया का संबंध, चौघड़िया से हम चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से उनके शासक ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से होकर इसके उपयोगिता बढ़ जाती है। चौघड़िया का जब भी हम उपयोग करने चले तो जरूर देखना चाहिए कि कहीं यह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। कुल 3 प्रकार की अशुभताएं दिन की होती है: राहु काल, काल बेला, वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। जी हाँ, रात्रि में काल रात्रि। और अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि 3 सूर्यदेव का प्रभुत्व सूर्यदेव से शनि देव नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व बुध देव नाराज, इसलिए रात्रि का चौघड़िया का बुध देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल रात्रि से ग्रसित। और इस प्रकार शनि का चौघड़िया को देखें, शनि का एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया गया। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु ईमानदारी से सरकार के नियमों का पालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक। वही मंगल का चौघड़िया, तो मंगल देव पूरा निष्कारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल देव के शत्रु, इसलिए ये शत्रु को हराने में, पराजित करने में ये काफी उपयोगी होते हैं, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई। और इसलिए चूंकि इनका जो उद्देश्य है शत्रु अंतर है। और आज के संदर्भ में यदि देखें, हर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग या नौकरी पेशा वाले वर्ग, ये सभी किसी न किसी अशुभता से अधिक व्याप्त होते हैं। जैसे उन्हें मंगल का सामना करना पड़ता है और मंगल उनके लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे विद्यार्थी वर्ग, उन्हें परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल नंबर लाने के लिए अपने सहपाठी को भी पराजित करना पड़ता है। नौकरी पेशा वाले सहकर्मी से जब तक शत्रुता नहीं रखेंगे, जब तक उन्हें पराजित नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन में प्रमोशन नहीं। इस प्रकार मंगल देव काफी उपयोगी। और अंत में मंगल देव हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, अब ये हमारे स्वास्थ्य से ये रोगों को दूर कर। आज का चौघड़िया देखें, आज का चौघड़िया हमने चौघड़िया आज का चौघड़िया काल चौघड़िया 8:27 से 10:10 तक काल बेला से ग्रसित, और रोग चौघड़िया 11:53 से 1:36 तक राहु काल और वार बेला। वहीं रात्रि लाभ चौघड़िया 2:28 से 3:45 तक, ये ये काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार
ये चौघड़िया आपके समक्ष प्रस्तुत, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं अंकों की दुनिया। स्वागत है आपका अंकों की दुनिया में। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक ही मात्र। जी हाँ, 1 से 9 तक होते हैं और 1 से 9 के बीच का 5वां अंक जो होता है, वो मध्य का अंक होता है, संतुलित रखता है अपने से बाद और पहले आने वाले अंकों को। ये अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, और जो ये विभिन्न ग्रह के अलग-अलग गुण, तत्व, ऊर्जा होते हैं जो इन अंकों में भी समाहित होते हैं, और इसलिए अंकों की दुनिया में इन अंकों को इनके शासक ग्रहों से प्राप्त गुण, तत्व, ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और वो उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि अंक खुद होते हैं, इसलिए मूलांक कहा जाता है, और वही तिथि तिथि हम खुद होते हैं, मूलांक कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष जब मिलते हैं फिर भाग्यांक। बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर कहते हैं, और कंडक्टर को ये भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह बस का चलने में, यह बस के चलने में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मिलन, आपस में शत्रुता यदि होती है तो बस का चलना मुश्किल होता है। वहीं उनका मिलन यदि मित्रवत रहता है तो वह काफी उपयोगी होता है। हमारे जीवन में भी वही है, ड्राइवर का अंक और कंडक्टर का अंक यदि शत्रुवत हो गया तो आपस में तब बस जीवन स्ट्रगल करता होता है। और इसलिए पूरा अंक जो जैसे ड्राइवर और कंडक्टर के लिए होता है, जीवन में हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक में यदि आपस में तालमेल नहीं है तो फिर ऐसे अंक का हम उपयोग ना करते हैं जो दोनों का मिल। साथ ही साथ हम ऐसे अंक जीवन में नहीं लाते जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो। उन अंकों से परहेज करते हैं, क्योंकि नकारात्मक ज्यादा होता है। ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में हमने जाना। तिथि और तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तिथि और माह जब जुड़ते हैं तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे जिसे एटीट्यूड नंबर और अचीवमेंट नंबर कर सकते हैं। तिथि, माह, सॉरी, वर्ष को के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करने के बाद जो अंक आता है, उसमें से पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं। यह एंजल नंबर कहलाता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी है। यह भी काफी उपयोगी होता है। ये 11, 22, 33 कहीं भी आते हो, ये 11 तिथि में भी आ सकता है, माह में भी आ सकता है, 22 तिथि में आ सकते हैं, और 33 गणना में। यानी 11, 22, 33 कहीं भी आए तिथि, माह या गणना में, तो यह मास्टर नंबर कहा जाता है, जिसका संबंध पिछले जन्म के आत्मा से, और उस आत्मा के अधूरे कार्य को या उस उनके कार्यों को इस जन्म में पूरे करने होते हैं। 13, 14, 16, 19 जब कोई अंक होते हैं, यदि तिथि में या गणना में, तो वह पिछले जन्म के कार्मिक ऋण को दिखाता है, और इस जन्म में ऋण पे कर्म करके ही मैं चुकता करता हूं। चूंकि हर 1 से 9 के अंक जो होते हैं, इसमें अलग अलग गुण, तत्व, ऊर्जा, कुछ ऐसे भी अंक हो सकते हैं जो हमारे जीवित ईश्वर ने जो प्रदर्शन किया वो अनुपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में उन अनुपलब्ध अंकों की जो तत्व, गुण, ऊर्जा की कमी हमें हमेशा पाई जाएगी। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो हम सृजित कर लाते हैं, जो, या कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो 2 बार से ज्यादा प्रयोग होते हैं। ये सकारात्मक होते हुए 2 से 3 बार, 3 या 3 बार से ज्यादा प्रयोग होने पर सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और ये सभी हम इसकी विवेचना इस लोसो ग्रिड से करते हैं। लोसो ग्रिड का ग्रिड आपके सामने है, और उससे प्राप्त अंक आपके सामने। आप देखें कि बहुत से बॉक्स खाली हैं, यानी जातक के आधे अंक अनुपलब्ध है। 2, 4, 2, 4, 8, 6, 5, ये सभी अनुपलब्ध अंक है। यानी जातक इन अंकों से का जो फायदा है, इन अंकों की जो तत्व गुण ऊर्जा है, इसमें कमी होगी।
साथ ही साथ एक 9 अंक 2 बार आए और 1 अंक 4। इससे जातक 1 अंक ज्यादा आने से सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि जातक में अहंकार सोर्स राजा की जो दुविधा होती है, यह राजा का अवगुण होता है, अहंकार। 7 अंक 2 बार आ चुके हैं, 9 अंक 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बनाना इसका मुश्किल है। इसलिए 3 अंक केवल इस जातक का एक बार आया है, इसके उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि और जब मित्रवत एक मूलांक और भाग्यांक को बैलेंस करने के लिए जो हम अंक को चुनते हैं, उसका सोर्स कौन होता है? सोर्स ऐसा होना चाहिए जो चिरस्थायी हो। जैसा पूर्व के प्रस्तुति में हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे अच्छा उत्तम सोर्स जो होता है, जैसे इस जन्म तिथि को हमारे ईश्वर ने प्रदान किया, और जब हम जन्म लेते हैं तो धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं, और ये नाम ही हमारे लिए काफी काम करता है, पूरे जीवन भर काम करते रहता है, और इसे नामांक इसका काफी उपयोग। नामांक में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है कि नाम में तो अक्षर होते हैं, ये अंक कहाँ से आए, तो इसके लिए आप देखें हर अक्षर के अंक के मूल्य होते हैं, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंक के अंक के मूल्य में बदलकर हम नामांक निकालते हैं। नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए वो भी ड्राइवर प्रोटेक्टर का शब्द नहीं है। और नामांक, तो चलिए आज आप देखते हैं कि ये जन्म तिथि आज जो जन्म तिथि है अखिलेश यादव। जी हाँ, आज जो जन्म तिथि है अखिलेश यादव। इन अखिलेश यादव को इन्हें जन्मदिन की बधाइयां। इनका नाम का पहला अक्षर एक आता है, पुनः एक बढ़ाता है, ईगो बढ़ाता है इनका, और नाम में जो नाम का जो अक्षर है यह 2 देता है, जो कि एक मिसिंग अंक भी है। अब शत्रु अंक को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, ये अंक होते हैं 4 7 8 9, इसलिए इनका रिपीटेशन कहीं भी अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी हम मोबाइल या किसी चीज में इन अंकों का रिपीटेशन करते हैं तो अखिलेश यादव का नाम यदि आप देखें तो चूंकि 1 और 1 इनका मूलांक और भाग्यांक है, इसलिए ये कहीं शत्रुता नहीं रखता, लेकिन नकारात्मक प्रभाव डाल ईगो इनका थोड़ा सा है। साथ ही साथ 5 नंबर के अनुपलब्ध रहने से आज जो ये है इनका आत्मबल उसमें। चलिए जन्म तिथि के अनुसार पर्सनल ईयर देखते हैं, ये साल कैसा है। रनिंग एज इनका 8 है, तो 1 का शत्रु है। रनिंग एज को और पर्सनल ईयर को निकालने के लिए जन्म तिथि में से हम जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर यहाँ पर रखते हैं, वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और फिर अंक को देखते हैं कि वो है आपस में तालमेल कितना है। तो रनिंग एज और पर्सनल ईयर में आपस में शत्रुता है, लेकिन मूलांक और भाग्यांक से जो पर्सनल ईयर है उसके मित्रता है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में इस समय क्योंकि देश शैक्षणिक है जो हमने जन्म तिथि गोल से लिया है, लेकिन स्वास्थ्य आदि के मामले में थोड़ा सा परेशानी होते हैं, सावधान रहना चाहिए। और इस तरह हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अंक बोलते भी, जी हाँ, अंक बोलते हैं, और अंक बोलने के क्रम में आप देखिए आज के अंक क्या कह रहे हैं। आज का अंक 9, और 9 आज के अंक 9 है, और 9 की मित्रता बहुत कम से है। केवल राजा की सरकार के साथ उसकी मित्रता रहती है, इसलिए 1 अंक वाले के लिए जिनका जन्म किसी भी माह के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 28 को होगा, उनके लिए दिन उत्तम होगा। और वहीं 5 14 23 6 15 24 के लिए दिन साधारण होगा, क्योंकि 1 का संबंध यह है 9 का संबंध के साथ इनकी तटस्थता रहती है, और शेष अंक वाले शत्रुवत हैं, सावधानी चाहिए। इसके साथ ही सारांश प्रस्तुति का सारांश। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें।
अपने ग्रहों को पहचाने, समझें और उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ कर शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। राशियों में भ्रमण हमसे को प्रभावित करती है। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे कार्य और अंकों को समझें, पहचाने, जाने, उसका सही ढंग से सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। आपके मन में कोई सुझाव प्रस्तुति को देखने के क्रम में आया हो, जो हमारे लिए प्रस्तुति को बेहतर बना सकता है, तो जरूर दें, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है प्रस्तुति को बेहतर बनाने में और साथ साथ हमारा मनोबल। इसी के साथ ही दिवस के देवता बुधदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन। जय बुधदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।